नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है। आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं फिल्म के किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट का कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो भी आप इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए फिल्म देखने के लिए इस वीडियो में दिखाए गए असली इश्यूज को देखने के बाद। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर ईराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती हैं अपनी बच्चों को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है, झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और ये जेल में जाती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहां एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में, तो ये अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से इन्हें मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। And they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती करी। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए पेरेंट्स को। ये भी चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स को पेंडिंग था जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से, और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने। जो सब कुछ उस समय हुआ था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, यह हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, यह हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि अगर नियत है तो इन सारे अस्पतालों को देश भर में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सुधार दिया जा सकता है। ये चीज थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मानना है कि 5 घंटे नहीं, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है। और इतनी ही तेजी और एफिशिएंसी आप अपनी जिंदगी में भी ला सकते हैं अगर आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करें तो। यकीन मानिए मैं खुद रोज इस्तेमाल करता हूं चैट जीपीटी को और इससे मेरी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। लेटेस्ट स्टडीज भी ये दिखा
रही हैं। चैट जीपीटी MBA स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतर तरीके से इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है। ये लॉ एग्जाम्स, बिजनेस स्कूल एग्जाम्स बड़ी आसानी से पास कर सकता है। और इसलिए दोस्तों मैंने एक 4.5 घंटे का मास्टर चैट जीपीटी कोर्स बनाया है हिंदी में, ताकि इसे इस्तेमाल करने के अनोखे तरीके और यूज केसेस में आपको भी सिखा सकूं। हजारों लोगों ने इस कोर्स को लिया है, उन्हें बहुत यूजफुल लगा है, और जो लोग इसे यूज नहीं कर रहे हैं वो नहीं जानते कि वो क्या मिस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए SRK40 40% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जल्दी से जाकर ट्राई आउट करके देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे जवान देश में शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं ओवर द इयर्स। 2012 इंडियन आर्मी के चीफ जनरल VK सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एम्यूनेशन की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। इस PIL में एक घायल जवान का इंटरव्यू मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मैसेकर हुआ। 2017 एक CAG रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशन इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वॉर हो जाती है तो 10 दिन से ज्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो और सुनो। 2020 एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं एट अ लॉस ऑफ 960 करोड़ रुपीस। यह हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से इंडिया काफी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। एक इस साल की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई, 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स में। एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश किए पिछले 60 सालों में, जिसकी वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जिंदगियां खोई। इस इशू को वैसे रंग दे बसंती फिल्म में भी रेस किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ये फिल्म का एक बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे बड़े इशू पर, कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉर्पोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी हमारे देश में। मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेट डोनेशंस देना अलाउ किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है चंदे में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल की जनवरी की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे अपनी फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 960 करोड़ रुपीस मिले फंडिंग में और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीस मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वो देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? जितना भी धन इनकी पार्टीज के पास आ रहा है सबको छुपा दी। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चलना कि कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देखकर। एक और चीज यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि एक कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट भी ले लें, 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 95 लाख,
करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली इस 500 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती, ये एक्सपेंडिचर लिमिट है, उन्हें अलाउड नहीं है। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि बीजेपी ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में कितने स्पेंड किए, 27,000 करोड़। सोचकर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने 1264 करोड़ रुपीस स्पेंड किए लोकसभा की 2019 की इलेक्शंस में। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 500 करोड़ और ये स्पेंड कर रहे हैं 1200 करोड़। कैसे, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो वो हमारी प्रेफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देगा। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है क्योंकि 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि लोग 1 किलो चिकन के लिए या 1 क्वार्टर विस्की के लिए भी अपना वोट बेच देते हैं। ऑब्वियसली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि कितना पैसे के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को, लेकिन 2019 की लोकसभा के इलेक्शंस में 3,456 करोड़ रुपीस के सीजर्स हुए। इसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूडेड है। और वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में। पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती हैं, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती हैं, कैसीनोस, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स रेसिंग। और फिर ये बिके हुए एमएलएस और मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पर सत्ता में बैठे रह सके। फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा नहीं है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है, ये चीज इतनी कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करो। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो नदियों के किनारों पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कंटेमिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा अपनी डेली जरूरतों के लिए। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही हैं नदियों में। 2017 महाराष्ट्र पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज आर मेकिंग इट्स रिवर्स द फिल्दीएस्ट इन इंडिया। सितंबर 2018 मागसेसे अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं, स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। ये फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस जरूर एक्सप्रेस की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक हो पाए। आगे चलिए, बाकी नदियां भी हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है। 40% अनट्रीटेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है वो। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप करती हैं। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल में, जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में
में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड हैं लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था, 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में, लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहां पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर, जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए इंडिया में, और 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हो क्या है। ये देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो इन बड़े बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर सकते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशंस की। 2017 की इस खबर को देखिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में पोल्ट्री फार्म्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी भारी डोज में एंटीबायोटिक्स दी जा रही है मुर्गियों को कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों तक पहुंच रही है, और इसका मतलब ये है कि जब इंसानों को कोई ऐसी बीमारी होगी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो इंसानों पर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। इसके बाद जाकर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था यहाँ पर कि 2017 में परमिसेबल लिमिट सेट कर दी थी कि मुर्गियों में कितना एंटीबायोटिक्स डाला जा सकता है, दिया जा सकता है उन्हें। 2018 की लेकिन इस खबर को देखिए, इंडियाज फार्म चिकन्स डोज्ड विद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एक स्टडी करी गई थी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के द्वारा, जिसने पाया कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है, कोलिस्टिन। इसे कितनी भारी मात्रा में इंडिया में मुर्गियों को दिया जा रहा है। 2019 में जाकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर एक्शन लेती है और इस एंटीबायोटिक को बैन करती है। तो जहां एक्शन लिया भी जा रहा है वहां पर किसी रिपोर्ट का वेट किया जाता है, तभी एक्शन लिया जाता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए फ्री मीडिया की। अगर सारा का सारा मीडिया देश में बिकाऊ होगा तो ऐसी रिपोर्ट्स कहीं छपेंगी नहीं और सरकार को कभी एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन रिपोर्ट्स के बिना सरकार कभी खुद से एक्शन नहीं लेती है इन चीजों पर। बाकी देशों से कंपेयर कीजिए, यूरोपियन यूनियन ने एंटीबायोटिक्स को एनिमल फीड में इस्तेमाल करने से इस पर बैन लगा दिया था 2006 में ही। कितने साल पहले ही वो एक्शन ले चुके थे। इस साल जनवरी में यूरोपियन यूनियन की एक नई लेजिस्लेशन आई है जिसने हर तरीके की एंटीबायोटिक पर बैन लगाया है फार्मिंग में, और इन्होंने इस पर भी बैन लगाया है कि जो मीट जिसमें एंटीबायोटिक्स यूज किया गया हो वो बाहर के देशों से यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट भी नहीं करी जा सकती। अब देखिए ये मल्टीनेशनल फूड कंपनीज कैसे इंडियन सरकार के इंडिफरेंस का फायदा उठाती। 2017 में अमेरिका में KFC को प्रेस किया गया क्योंकि उन्होंने कमिट किया कि वो एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने चिकन में। उसी साल में बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, टाको बेल, इन सब ने भी ये प्लेज ली थी, हमारे चिकन में कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा। लेकिन क्या इनमें से किसी भी फास्ट फूड कंपनी ने इंडिया में ऐसी कमिटमेंट करी? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2020 में इन कंपनीज को रीच आउट किया था और इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया इस इशू पर। जवान फिल्म में दोस्तों ये भी दिखाया गया है कि कैसे सरकार इन बड़े बड़े अरबपतियों के बैड लोन्स माफ कर देती है। रियल लाइफ से कंपेयर करना है, पिछले महीने की ही इस खबर को देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने बताया लोकसभा को पिछले 9 सालों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ NPAs राइट ऑफ किए। इनमें से आधे से ज्यादा अमाउंट लार्ज कॉर्पोरेट्स का था। और जब इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करी जाती है तो बैंक्स सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया था इसी साल मार्च में कि पिछले 5 सालों में
पब्लिक सेक्टर बैंक्स सिर्फ 14% रिकवरी कर पाए रिटर्न ऑफ लोन्स की। इन एनपीएस के अलावा फिर ऐसे अरबपतियों के ऐसे भी केसेस हैं जो लिटरली बैंक से जिन्होंने लोन लिया और वो देश छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। जवान फिल्म ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाया इन लोन राइट ऑफ्स का जो इन बड़े बड़े अरबपतियों और क्रोनी कैपिटलिस्ट को किए जाते हैं और जो लोन्स आम किसानों के द्वारा लिए जाते हैं देश में। 2019 की इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट को देखिए। टॉप 12 कॉर्पोरेट एनपीएस का खर्चा 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्म लोन वेवर्स से। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्म लोन वेवर्स दिए थे, जिनका टोटल अमाउंट था 184,800 करोड़ रुपीस। लेकिन जो टॉप 12 एनपीएस हैं उनका टोटल अमाउंट इससे ऑलमोस्ट 2 गुना है एट 345,000 करोड़ रुपीस। और जब किसानों का लोन यहाँ पर माफ किया जाता है उसमें एक और बड़ा अंतर है। अगर किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाया तो वो अक्सर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपति, कभी सुना इन्हें कि लोन वापस ना देने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली? जवान फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल सीन है इसको लेकर। मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। किसानों के ऊपर जब कर जाता है उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। सिर्फ एक साल को अगर आप देखो 2021 में 10,000 से ज्यादा फार्म सेक्टर में लोगों ने आत्महत्या करी। फिल्म में दिखाया गया नंबर काफी शॉकिंग था, लेकिन असल जिंदगी का नंबर उससे काफी मिलता जुलता है। अब यहाँ ऐसे भी किसान हैं जो काफी पैसा कमाते हैं देश में, उनका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देना चाहिए ताकि बाकी किसान उनसे सीख सकें। डाउन टू अर्थ के इस वीडियो को देखिए, हाउ कैन अ स्मॉल फार्मर अर्न 15 लाख, या फिर इस वीडियो को देखिए फीचरिंग पद्मश्री अवार्डी भारत भूषण त्यागी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक किसान एनुअली 5 लाख रुपए पर एकड़ से ज्यादा कमा रहा है। या फिर इस आर्टिकल को देख सकते हैं द बेटर इंडिया का, जिसमें राजू टीटूस किसान की कहानी बताई गई है। ये सारे किसान इतना पैसा इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि ये एनएफसी मॉडल फॉलो करते हैं। एनएफसी मतलब नेचर फार्मर कंज्यूमर। थोड़े बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये किसान क्या करते हैं। नंबर 1 सीड प्रिजर्वेशन, ये बीज को प्रिजर्व करते हैं सीड बैंक्स में। ये फ्रेंडली सीड बैंक्स के मेंबर्स होते हैं अक्सर। नंबर 2 केमिकल फर्टिलाइजर्स का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंस्टेड ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं कवर क्रॉप्स प्लांट करके कैश क्रॉप्स के बीच में। इससे मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, और ऐसे किसान अक्सर मैन्योर के लिए एक कॉम्पोस्ट पिट का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 ये अक्सर मिट्टी की टेस्टिंग कराते हैं लोकल लैब में जाकर, जिससे इन्हें पता चलता है कि मोस्ट सूटेबल क्रॉप क्या रहेगा इस मिट्टी में उगाने के लिए। ये क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4 मोनोकल्चर, एक तरीके का क्रॉप प्लांट करने की जगह ये इंटर क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स एक ही फील्ड में जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। नंबर 5 ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, 3 से 4 क्रॉप्स उगाए गए अलग अलग हाइट्स के सेम फील्ड पर। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कॉफी, ब्लैक पेपर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर मेज, ग्रीन ग्राम और ग्राउंड नट एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगला, ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ये नो टिल फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये फ्लड इरिगेशन भी नहीं करते, इसकी बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने की जगह ये मैरीगोल्ड, गार्लिक या ब्राइट कलर शीट्स का प्रयोग करते हैं। अगला, ये मल्चिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि बचे हुए एरिया को ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दो ताकि वीड्स को सप्रेस किया जा सके और पानी को जमीन में रिटेन किया जा सके। और फाइनली ये लोग अपनी प्रोड्यूस को मंडी में डंप नहीं करते, बल्कि कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचते हैं, मिडलमैन को रास्ते में नहीं आने देते। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसमें किसान भी खुश, कंज्यूमर भी खुश और पर्यावरण भी खुश। लेकिन ये मॉडल बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस मॉडल को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर गरीब किसान कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं। वो खरीदते हैं बीज, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फिर ट्रैक्टर। डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल को रन करने के लिए, हार्वेस्टिंग मशीन को रेंट करते हैं, जो बची कुची पराली होती है उस पर आग जला देते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है। समय के साथ साथ इनकी मिट्टी कम फर्टाइल होती रहती है तो ये और फर्टिलाइजर्स उस पर डालते रहते हैं और फिर एंड में जाकर ये अपना सारा सामान जो है ये मंडी में डंप कर देते हैं। अक्सर ये लोग ट्रैक्टर के लिए भी एक लोन लेते हैं और बारिश के वक्त इनका क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मॉडल में खर्चा बहुत ज्यादा है, किसानों के लिए रेवेन्यू बहुत कम है और पर्यावरण पर भी एक बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि बीच में ये कॉर्पोरेट कंपनीज मिडिलमैन की तरह काम करती हैं तो कंज्यूमर्स को भी एक ज्यादा दाम पे करना पड़ता है और ज्यादातर प्रॉफिट ये बीच वाली कंपनीज ले जाती हैं।
ये सारी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी $1 बिलियन कंपनीज हैं और इन किसानों तक अक्सर कुछ पहुंच नहीं पाता क्योंकि ज्यादातर किसानों तक ये नॉलेज पहुंची नहीं। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक वो फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आ गया है और फार्मर्स की हालत वही है। बीच में सरकार ने 3 काले कानून लाने की भी कोशिश करी थी जिससे कॉर्पोरेट्स को और बढ़ावा मिल जाता, लेकिन थैंकफुली वो पास नहीं हुआ। सरकार को एक्चुअली में करना क्या चाहिए? किसानों को एजुकेट, किसानों को बताया जाए कि क्या मॉडल अपनाया जाए, एग्जैक्टली वो क्या करे यहाँ अपना लाइवलीहुड बनाए रखने के लिए। अगर पॉलिटिकल विल हो तो सरकार इन फार्मर सुसाइड्स को 0 तक ला सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर किसानों को एजुकेट करने का काम भी यूट्यूबर्स को ही करना पड़ेगा? ये तो टाइम ही बताएगा। वीडियो पसंद आया तो फिल्म को देखते वक्त इन इश्यूज को ध्यान में जरूर रखना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।